जम्मू कश्मीर के मशहूर बिट्टा कराटे केस की आइंदा समाअत अब 10 मई को होगी। इस मामले में आज समाअत होना तय था, लेकिन केस की समाअत कर रहे जज छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई मौखर की गई है। जारिया साल 30 मार्च को ये मामला अदालत के सामने उठाया गया था। कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू के कत्ल के 31 साल बाद केस पर समाअत का अमल शुरू हुआ है। आंजहानी सतीश टिक्कू के अहले खाना ने अदालत से रुजू किया है। 1990 की दहाई में कश्मीरी पंडितों के कत्ल पर जारी मुबाहिस की वजह से सबकी तवज्जो इस केस पर मरकूज हो चुकी है। महाराज कृष्ण टिक्कू वर्सेस जेके यूनियन टेरिटोरी केस शहीदगंज के पीएसओ ने दायर किया है। कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू के कत्ल के मामले की सुनवाई आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी थी, लेकिन जज चूंकि मौजूद नहीं थे, वो छुट्टी पे थे, इसलिए इस केस की सुनवाई अब 10 मई को रखी गई है। वहां तब तक के लिए मुलतवी की गई है। 10 मई को अब अगली तारीख लगा दी गई है। मामला ये सतीश टिक्कू के कत्ल का है, जिसमें बिट्टा कराटे को मुलजिम करार दिया गया है और बिट्टा कराटे के जो वकील थे वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन शायद ये पहले से जज की छुट्टी की इतला जो सतीश टिक्कू के खानदान वालों का जो वकील है उनको शायद दी गई थी, इसलिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगली तारीख 10 मई को रखी गई है। इस केस को 31 साल के बाद खोला गया था। पिछली बार इस पे एक दरखास्त आई थी सतीश टिक्कू जो मकतूल है उसके घर वालों की तरफ से, और उसके बाद आज 16 तारीख को उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कहा था। एक सही तरीके से नुमाइंदगी की बात की गई थी जो आज होनी थी, लेकिन आज चूंकि जज छुट्टी पे थे इसलिए अब इसकी तारीख जो अगली तारीख 10 मई को दी गई है। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। झारखंड के साहबगंज टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात फराहम की। साहिबगंज टेंडर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और इस मामले में जल्द ही कई लोगों से पूछताछ होगी। अगर इस मामले की बात करें तो साहिबगंज के बरहरवा जो इलाका है वहां पर साल 2020 में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था और उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने उस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जिस तरह से अगर टेंडर घोटाले की अगर बात करें तो जिस तरह से टेंडर घोटाले में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था, कई लोगों पर संगीन आरोप लगे थे और साल 2020 में जिस तरह से मामला रजिस्टर्ड किया गया था तो उसी मामले को टेक ओवर करके उसमें पीएमएलए एक्ट जोड़ा गया है और उस मामले में ईडी की टीम तफ्तीश जैसे जैसे शुरू कर रही है उसमें कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां मिल रही हैं। शायद इसी का तकाजा है कि 18 तारीख को इस मामले में जो मुख्य शिकायत करता है उसे रांची स्थित ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा और वहां बुला करके इस मामले की पूछताछ की जाएगी। पूछताछ कई मायने में की जाएगी कि किस तरह से टेंडर घोटाले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, किस तरह से इस मामले में कई लोगों की भूमिका है। निश्चित तौर पर इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिस तरह से शुरुआती जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था उस एफआईआर में झारखंड के एक मौजूदा एक मंत्री का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही कई जो बड़े जो अधिकारी हैं उनका नाम भी इस मामले में शामिल है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से आलमगीर आलम का नाम जो एक मंत्री हैं उनका नाम शामिल है, उनसे भी बाद में पूछताछ हो सकती है, लेकिन शुरुआती जो पूछताछ होगी वो होगी शिकायतकर्ता से। इसके साथ ही उस मामले से जुड़े हुए कई जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद अगर जांच एजेंसी को लगेगा तो निश्चित तौर पर इस मामले में जो मंत्री हैं आलमगीर आलम उनसे भी इस मामले पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 ईडी मुख्यालय। पंजाब की आप हुकूमत ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का इंतखाबी वादा पूरा कर दिया है। हुकूमत ने सार्फिन को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। इस मामले पर सीएम भगवंत मान ने आज ऐलान किया। वाज़ेह है कि पंजाब में इंतखाबी तशरीह मुहिम के दौरान आपने बिजली को अहम मुद्दा बनाया था। मुफ्त बिजली की स्कीम आम आदमी पार्टी का पंजाब के अवाम से पहला इंतखाबी वादा था जो कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल जून में किया था। पंजाब असेंबली इंतखाबात में आपने 117 में से 92 सीटें जीतकर इख्तिदार पर कब्जा जमाया। 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ पंजाब ਦੇ हर परिवार ਨੂੰ 300 यूनिट पर मंथ यानी कि 300 यूनिट एक महीने की फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। ਜਿਹੜੇ SC परिवार ने, BC परिवार ने, BPL परिवार ने ਜਾਂ फ्रीडम फाइटर ने उन्होंने पहला 200 यूनिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ फ्री मिलते सी, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी 300 यूनिट पर मंथ
बिजली मिलेगी। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने मजमून में नफरत अंगेज तकारीर और मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। हिंदू मुस्लिम मसले पर सोनिया गांधी ने लिखा कि यह मसला नफरत और तकसीम का वायरस है। ये मसला बदएतमादी को गहरा करता है, बहस को रोकता है, एक मुल्क और बहैसियत कौम की शक्ल में हमें नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने पूछा कि क्या हिंदुस्तान को मुस्तकिल पोलराइजेशन की हालत में रहना है। सोनिया गांधी के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि अवाम ये मान ले कि ऐसा माहौल उनके मुफाद में है। कांग्रेस सदर ने मरकज पर हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए शरपसंद ताकतों की हर तरह की हौसला अफजाई करने का भी इल्जाम लगाया है। सोनिया गांधी ने मजीद लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म ये तो मानते हैं कि हिंदुस्तान कसरत में वहदत का मुल्क है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसे तकसीम करने की कोशिश की जाती है। सोनिया गांधी के मुताबिक आज हमारे मुल्क में नफरत, तासुब, बर्दाश्त और झूठ का राज है। अगर अब भी हमने इसे नहीं रोका तो आने वाले वक्त में इतना नुकसान होगा कि हम इसकी तलाफी तक नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर 10 अप्रैल को हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद के PFI कनेक्शन महकमा दाखिला ने जांच शुरू कर दी है। महकमा दाखिला के जरिए खरगोन तशद्दुद में सिर्फ PFI फंडिंग की ही जांच नहीं की जा रही, बल्कि इसमें जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश बीजेपी सदर VD शर्मा ने 2 रोज पहले खरगोन तशद्दुद में PFI कनेक्शन होने और फंडिंग को लेकर बयान दिया था। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि खरगोन तशद्दुद के बाद मकामी इंतजामिया के जरिए शरपस्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके मकानात और दुकानात को मुनहदिम किया गया था। इसमें शहबाज नामी उस शख्स का भी घर मुनहदिम कर दिया गया जो पहले से ही जेल में है। शहबाज का घर मुनहदिम किए जाने और तशद्दुद में PFI कनेक्शन की जांच को लेकर वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। गिरफ्तारी से इसका कोई संबंध नहीं है। गिरफ्तार होना अलग प्रक्रिया है और बुलडोजर चलना वो अलग प्रक्रिया है। वो अतिक्रमण के हैं, बिना अनुमति के हैं, नियम प्रक्रिया के तहत है। खरगोन में PFI का कुछ उसमें रिलेशन देखने को मिला है क्या, फंडिंग से संबंधित? जो 4-5 विषय, चाहे सूफा का हो, चाहे PFI का हो, चाहे JMB वाला हो, ये सारे कनेक्शन अभी जांच के विषय हैं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगा, निर्णय पे अभी आई नहीं। और ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से बेहद अहम खबर आपको दे दें। लगातार नजर बनी हुई है मगरबी बंगाल से अहम खबर, जहां ज़िमनी इंतखाबात में भी दीदी का जलवा बरकरार है। आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा 2 लाख से ज्यादा वोटों से फाते हुए हैं। मगरबी बंगाल की ही बालीगंज असेंबली सीट से TMC के बाबुल सुप्रियो जीत गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव की जीत हुई है। बिहार की बोचहा असेंबली सीट पर RJD की जीत हुई है और छत्तीसगढ़ के खीरागढ़ में कांग्रेस को सबकत मिली है। तो अहम खबर ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से, मगरबी बंगाल में दीदी का जलवा बरकरार है। आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा 2 लाख से ज्यादा वोटों से फाते हुए हैं। वहीं बालीगंज असेंबली सीट से TMC के बाबुल सुप्रियो जीत गए हैं। महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव की जीत हुई है और बिहार से भी इसी तरह की खबर है, जहां बोचहा असेंबली सीट पर RJD की जीत दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ के खीरागढ़ में कांग्रेस को सबकत हासिल हुई है। तो काफी अहम इन तमाम नतीजों को माना जा रहा है, खास तौर पर मगरबी बंगाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ममता बनर्जी जो है उनका जो जलवा है, जिस तरह से लगातार जीत हो रही है वो बरकरार है। लोगों ने एक बार फिर अपना एतमाद जाहिर किया है, चाहे वो आसनसोल लोकसभा सीट हो जहां से शत्रुघ्न सिन्हा 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, वहीं बालीगंज असेंबली सीट जहां बाबुल सुप्रियो जीते हैं। तो मगरबी बंगाल में बेहद अहम माना जा रहा है इन जीत को।
गाजियाबाद के सरहदी इलाके थाना लोनी में दिन दहाड़े नामालूम शरपसंदों ने एक नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। हमला करने वाले शरपसंदों का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वहीं जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस इस मामले की हर जाविये से जांच कर रही है। हमारे नुमाइंदे ने गाजियाबाद के एसएसपी मोनीराज से बात की। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। इस घटनाक्रम पर गाजियाबाद एसएसपी मुनीराज जी से बात करते हैं। सर, आखिरकार क्या घटनाक्रम हुआ है कि इस दिन दहाड़े ही बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया? सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिला था, लगभग 8:45 बजे के आसपास एक युवक का अपना जिम करके बाहर निकल रहा था। उस समय दो लोग मोटरसाइकिल में आके उनको गोली मारे से सूचना मिला। तुरंत पुलिस मौके पर जाके पता किया है। वो आदमी दूध का कारोबार करता था और ब्याज का भी काम करता था। वो जिम करके बाहर निकलते तो एक दो लड़के आके मोटरसाइकिल से आके गोली मारा है। गोली मारने के बाद लोग भाग गया है और वो तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उनका भी इलाज चल रहा है। अभी तो क्रिटिकल से बाहर है, अभी उनके इलाज चल रहा है और अभी उनसे पता करवा रहे हैं उनका क्या पुराना रंजिश है और कोई दुश्मनी है, इसके बारे में पता कर रहा हम लोग। और हमने टीम गठित कर दिया हूँ जल्दी केस वर्कआउट करने के लिए। हमारा एसपी आ रहे हैं और एसपी क्राइम के नेतृत्व में ये टीम गठित कर चुका हूँ। हमारी टीम वहाँ काम कर रही है और पूरा भी इसका घटना का कौन किया हुआ और कोई दुश्मनी है क्या, हर एंगल में हम जांच कर रहा हूँ। जल्द से जल्दी केस खुलासा करूँगा। लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, आप भी दिन रात सड़कों पे हैं और पुलिस भी है, तो अपराध पर नियंत्रण के लिए क्या और नई रणनीति तैयार की जा रही है? नहीं, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली बहुत क्रिमिनल्स भी है और साथ साथ यहाँ हमारा जनपद एनसीआर से छटा हुआ जनपद है। वो अभी जो घटना अभी दिल्ली और गाजियाबाद के एकदम बॉर्डर पे हुई थी। दोनों तरफ से, एक तरफ दिल्ली एक तरफ गाजियाबाद, उस तरफ बॉर्डर में घटना हुई है। ये लगातार यहाँ पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और साथ साथ हम हमारी टीम भी काम कर रही है। अभी हम और एक काम कर रहे हैं हम लोग लगातार, जो कितना भी पुराना क्रिमिनल्स है उसका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के उनका पुराना क्राइम का सबका ट्रायल करा के उनको जल्दी से जल्दी औलाद के अंदर उनका पनिशमेंट देने के लिए हमारा एक योजना चल रहा है। और साथ साथ आजकल कितना भी नया क्राइम हुआ, मैक्सिमम नया क्रिमिनल्स भी बहुत दिखाना पड़ा हम लोग का, उनके भी हम लोग कार्य करें। आपको कल का भी दिखाई पड़ा होगा, हमने एक अच्छा सातिर गैंग को पकड़ा है। वो उन लोग पहले भी बहुत क्राइम किया था, बहुत सुपारी किलिंग वगैरह किया है और साथ साथ उनके साथ 5 क्रिमिनल्स अपराधी हमने गिरफ्तारी किया। उनके साथ 5 अवैध असला भी रिकवरी किया है, बहुत कार्टेज भी भारी मात्रा में कराया। मतलब इस तरह का लगातार काम हो रही है। पिछले 10 दिन से कई क्रिमिनल्स के जेल भेज दिया मैंने और ये जल्दी से जल्दी जनपद में और अच्छी तरीके जो कितना भी सातिर अपराधी है सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगा। ये क्राइम में रुकावट आएगा पक्का। गाजियाबाद एसएसपी मुनीराज जी हमारे साथ लगातार अपराध नियंत्रण को स्कीम बनाई जा रही है, योजना तैयार की जा रही है और जो आज घटना हुई है उस पर भी टीम गठित कर दी गई है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 5 लोगों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। इत्तलात के मुताबिक एक ही खानदान के 5 अफराद का गला काटकर कत्ल कर दिया गया। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मुआयने के लिए पहुंच गई हैं। आज सुबह जैसे ही ये खबर फैली, इलाके में कोहराम मच गया। कत्ल तेजधार वाले हथियार से किया गया। बताया जाता है कि आज सुबह एक ही कमरे से 5 लाशें मिली। कत्ल की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस आसपास के लोगों से तफ्तीश कर रही है। लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये थाना नवाबगंज का प्रकरण है, खागलपुर गांव है ये। पुलिस को सूचना मिली थी करीब 7 साढ़े 7 बजे कि एक ही परिवार के एक घर में 5 लोग मृत पाए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, मैं, पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड यहाँ पे मौके पर पहुँचा। सबने जांच पड़ताल की है। अंदर जाने पे ज्ञात हुआ कि घर के मुखिया राहुल हैं। राहुल एक साड़ी के फंदे के सहारे लटके हुए थे। छत का, आंगन का जो पाटन होता है उससे लटके हुए थे। बाकी इनकी पत्नी और इनकी 3 बेटियां जो 12 साल, 8 साल और 3 साल की हैं, वो बेड पे ही मृत पाई गई हैं, जिनके गले पर धारदार हथियार से चोटें हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे पाई गई है। हमने बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राहुल की बॉडी हैंगिंग पोजीशन में पाई गई है। इससे आत्महत्या की तरफ भी इशारा हो रहा है। उनके तलवे पे खून के निशान लगे हुए हैं। उनके गले में साड़ी का फंदा है और आंगन के पाटन से लटका हुआ है। पूरी तरह से हैंगिंग पोजीशन में बॉडी थी। उसको खोल करके उनको नीचे उतार करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पोस्टमार्टम पैनल से करवा रहे हैं, हम सभी के पोस्टमार्टम पैनल से करवा रहे हैं ताकि एकदम पारदर्शी तरीके से हर चीज़ सामने आए। यहाँ पर एक परिवार है जो भदवा गांव कौशाम्बी का रहने वाला है और 5-6 महीने पहले यहाँ का रहने लगे और यहाँ इनका व्यापार था, भैंस वगैरह बेचने करने का अच्छा काम भी था।
तो यहाँ पर जो परिवार हैं, राहुल तिवारी इनके मुखिया हैं, 37 वर्ष की उम्र है। इसके अलावा इनकी पत्नी प्रीति और 3 बच्चे। तो जो कुल पत्नी और 3 बच्चों का यहाँ धारदार हथियार से हत्या हुई है। और जो राहुल तिवारी मुखिया हैं, उनकी बॉडी हमको हैंग मिली है। तो इस पे हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम से अपनी जांच कराई है। स्नीफर डॉग ने भी यहाँ आकर अपना चेकिंग वेकिंग कराया गया है। तो पुलिस की हमने टीम बना रखी है, वो चेक करके इस पे एक्चुअल क्या स्थिति पता भी लगाएगी। और इनका जो पीएम कराया जाएगा वो हम वीडियोग्राफी और एक पैनल के साथ कराएंगे। कर्नाटक में चंद तंजीमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उनकी ये नापाक कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बेंगलुरु में साबिक वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया की जानिब से मुनक़्क़दा दावत इफ्तार में इन ख्यालात का इजहार किया गया। शहर के पैलेस ग्राउंड में हर साल की तरह इस बार भी सिद्धारमैया ने रोज़ेदारों के लिए खास इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। साबिक रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़्क़दा इस इफ्तार पार्टी में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रिशादी, हिंदू, ईसाई और सिख मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की और मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डी.के. शिव कुमार ने इस मौके पर कहा कि इफ्तार पार्टी भाईचारे और इत्तेहाद का सबूत देती है। सिद्धारमैया ने कहा कि नफरत की सियासत को शिकस्त देने की जरूरत है। तकरीब में साबिक मरकजी वज़रा मल्लिकार्जुन खड़गे, के रहमान खान और कई अहम लीडरों ने शिरकत की। ಇಫ್ತಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. हमारा मैसेज है देश को एक रखना, सब मिल के रहना। और हमारा देश का दस्तूर ये कहता है कि सब धर्म को समानता से देखना, सब लोग एक हैं और किसी एक का ठेकेदारी नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं सब मिल के रहे, शांति के साथ रहे, बंधु प्रेम से रहे और फ्रेटर्निटी से रहे, यही चाहते हैं। जमे हुए हैं अपने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देने के लिए और इत्तेफाक और इत्तेहाद की ये करने की, ये हमारी तहजीब और कल्चर है। सिद्धारमैया साहब भी अपने इसमें पूरे बताएंगे। ये आज हमारी ये तहजीब और कल्चर को हम एक पर्टिकुलर सोच के लोग ख़त्म कर रहे हैं। इससे मुल्क को बहुत रूस ने कीव और लीव शहरों पर बमबारी की है। यूक्रेन के हर शहर में खतरे के सायरन बज उठे हैं। शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। उधर मारियुपोल के मुहाज पर रूस और यूक्रेन की फौजें बरसरे पैकार है। स्टील प्लांट और बंदरगाह के करीब दोनों मुल्कों की फौजों के बीच लड़ाई जारी है। इस बीच खार्किव में रूसी हमले में 7 अफराद हलाक हुए हैं। उधर कीव के पुलिस चीफ का कहना है कि शहर और उसके मज़ाफ़ात में 900 शहरियों की हलाकत हुई है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जंग के आगाज से अब तक 3000 फौजी जवान हलाक हुए हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे अरुण कुमार सिंह ने कज़रूच में उस मुकाम का जायजा लिया जहां रूसी फौज 1 महीने क़याम किए हुए थी। कीव से कुछ फासले पर वाक़े कज़रूच को रूसी फौज ने आर्जी ठिकाना बनाया था। जब कीव की तरफ बढ़ रहे थे तब उनको एक ऐसे ठिकाने की जरूरत थी जिसे वो अपना मिलिट्री बेस बना सकें। कजारोविच का ये इलाका है, आप देखिए तस्वीरों में कि ये फ्रिज और टीवी बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसको अपनी सुरक्षित पनाहगाह और इसको बेस बना करके ही पूरे इलाके में उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया था। इसलिए सबसे पहले रॉकेट से जो हमला था वो इसी फैक्ट्री पर हुआ था। तस्वीरें देखिए आप, जली हालत में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी ये फैक्ट्री है, जहां कभी टेलीविजन बनता था, फ्रिज बनता था, लेकिन अब इस पूरी फैसिलिटी को उन्होंने नष्ट कर दिया है मिसाइलों के जरिए, रॉकेट के जरिए। और एक ही नहीं, ये जितने भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन थे उन सबको नष्ट कर दिया।
और पीछे का पूरा इलाका नष्ट करने के बाद आगे की 2 बिल्डिंग उन्होंने छोड़ी। देखिए ये सारी बिल्डिंग देखिए, वहां भी इस बिल्डिंग का भी पिछला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट है। इसके अलावा अगली बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन 2 बिल्डिंग उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए छोड़ी थी, जो कि दोनों बिल्डिंग सही सलामत हालत में आपको दिखाई दे रही। ये बिल्डिंग पूरी तरह से सही सलामत है, जहां पर उन्होंने अपना साजो सामान रखा था, जहां पर वो रहते थे। ठंडक बहुत ज्यादा होती है रात में इस वजह से। और ये जो बिल्डिंग है, हालांकि इसके शीशे वगैरह बाद में टूटे हैं, लेकिन ये उनके जाने के बाद, जब वो जा रहे थे तब इसको नष्ट करके गए हैं। बहुत सारी चीजें तब उन्होंने किया जब वो जा रहे थे। चारों तरफ ये जो केबल तार वगैरह फैली हुई आपको दिखाई दे रही है, ये सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से, कहां पर उनको लाइट चाहिए थी, कहां पर उनको बिजली चाहिए थी, उस हिसाब से अपने साजो सामान के हिसाब से उन्होंने सेट किया था। चूंकि 1 महीने इस पूरी फैसिलिटी में वो रहे थे, इसलिए जो निशान है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना कोई सामान या नहीं छोड़ा, खाने पीने के सामान के अलावा कोई बहुत बड़ा बूट वगैरह है, या फिर वाइन की बोतलें हैं, या फिर डिब्बा बंद खाद्य सामग्री है, उनके कपड़े हैं, यही सब चीजें यहाँ पर हैं। लेकिन कोई मिलिट्री के हथियार या कोई टैंक या कोई चीज यहाँ पर नहीं छोड़ी। लेकिन पूरे इलाके में उनकी पार्किंग थी, सारा साजो सामान उनका था। अगर एकदम एक्सट्रीम में हम देखने की कोशिश करें तो वहां पर एक गाड़ी जरूर जली हुई है, एक टैंक भी वहां पर जला हुआ है, लेकिन चूंकि उसके उस पार लड़ाई हुई थी, मोर्चा खुला था यूक्रेन के सैनिकों और रूस के सैनिकों के बीच, इसलिए। लेकिन इस फैसिलिटी में उन्होंने पूरी तरह से इसको एक बेस बना के, सुरक्षित बेस बना करके, और इस पूरे इलाके में अपना ऑपरेशन चलाया था। और कई इलाकों पर कब्जा किया था रूस ने, और यहां पर रहे थे कब्जा करने के बाद। लेकिन जब पुतिन ने यह फैसला किया कि कीव और आसपास से घेरा हटाया जाएगा और सैनिक वापस जाएंगे, उसके बाद जब गए तब जाकर के ये खुला है, जहां पर हम आए हैं। सबसे पहले आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, यूक्रेन। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।